हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ कैरियर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृत शिक्षणम। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये हर एक संस्कृत छात्रों को जानना चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो संस्कृत रिलेटेड, तो इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, वो चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो। इसलिए हर एक संस्कृत छात्रों को संस्कृत शिक्षण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना ही चाहिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे संस्कृत शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है, यानी जो हम संस्कृत शिक्षण पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, सबसे पहले उद्देश्य जो शब्द है ना, वो उत उपसर्ग पूर्वकम दिस धातो हो ण्यत प्रत्यय योगे उद्देश्यम इति शब्द निष्पद्यते, यानी उत उपसर्ग के साथ दिस धातु में जब ण्यत जुड़ता है तो ये उद्देश्य शब्द निष्पन्न होता है। तो अब ये जो उद्देश्य शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है ना? इसका अर्थ है उद्देश्य यानी लक्ष्य, दिशा निर्देशनम, यानी हम जो संस्कृत शिक्षण पढ़ रहे हैं उसका दिशा क्या है, उसका क्या लक्ष्य है। अगर हम संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे तो थोड़ा बहुत सबको जानकारी रहा ही होगा। अगर हम संस्कृत के सामान्य उद्देश्य मतलब संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे तो इनमें से बहुत सारे आएंगे, जैसे कि कुछ है स्पष्ट उच्चारणम, यानी बच्चे कैसे संस्कृत को स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकेंगे, उसमें से जो स्वर व्यंजन विसर्ग ये सब का नॉलेज होगा उनमें। फिर कैसे स्वर का उच्चारण कैसे करें, व्यंजन का उच्चारण कैसे करें, ये सब के बारे में जानकारी होगा। संस्कृत साहित्य रुचि उत्पादनम, संस्कृत कवीनाम विषय परिचयम, यानी संस्कृत कवि जो भी है कालिदास भवभूति आदि जो भी कवियाँ हैं उनके बारे में सामान्य रूप से परिचय, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके पिताजी कौन थे, उनकी माता कौन थे, और फिर वो किस परिवार से आए हुए हैं, उनका कृतियाँ क्या क्या है, क्या क्या रचना किए हैं, ये सब सामान्य रूप से जानकारी उनमें होगा बच्चों में। फिर नीति श्लोक माध्यमेन सामाजिक मूल्यबोध वर्धनम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नीति श्लोक, संस्कृत में बहुत सारे नीति श्लोक हैं, मनु भर्तृहरि आदि नीति श्लोक को रचना किए हैं। वो किस लिए हैं, यानी उस नीति श्लोक के माध्यम से बच्चों में जो सामाजिक मूल्यबोध है वो वर्धन होगा, बच्चों में क्या परोपकार की भावना आ सकेगा। तो ऐसे मतलब बहुत सारे जो भी मोरल है उसमें से पता चलता है नीति श्लोक के माध्यम से। फिर सरल संस्कृत भाषण से क्षमता वर्धनम, यानी बच्चे छोटे छोटे वाक्य से ही भाषण कौशल का क्षमता बढ़ा सकेंगे। फिर काव्येषु रसानुभूतेः संपादनम, अलंकार शास्त्रेषु नैपुण्य संपादनम, सृजनात्मक शक्तिनाम संवर्धनम। तो ये जो सारे हैं ये सामान्य रूप से उद्देश्य है। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, ये तो सामान्य रूप से तो पता ही है सबको कि संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है। अब ये जो शिक्षण उद्देश्य है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बिंदुएं आते हैं, जो कि पहला है दिशा, दूसरा है व्यवस्थित परिवर्तनम और तीसरा है क्रिया। अब बात है कि दिशा का मतलब मैंने बता दिया, दिशा यानी लक्ष्य, यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, ये जो संस्कृत शिक्षण पढ़ रहे हैं इसका लक्ष्य क्या है वो निश्चय होना चाहिए। मतलब किसी भी कार्य हो, सबसे पहले हम दिशा का निर्धारण करते हैं कि उस काम के लिए क्या दिशा है, क्या लक्ष्य है। दिशा मतलब है लक्ष्य क्या है वो पहले निश्चय होनी चाहिए। उसके बाद है व्यवस्थित परिवर्तनम, यानी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए। आई बात समझ में। फिर उसके बाद है क्रिया, यानी अब व्यवस्थित परिवर्तन होने के बाद आप उसको किस तरीके से कार्यकारी करते हैं वो हो जाता है क्रिया। सपोज एक एग्जाम्पल तीनों का मैं देती हूँ। दिशा सपोज आपका लक्ष्य है टीजीटी या पीजीटी संस्कृत का पोस्ट प्राप्त करना, तो वो हो गया आपका दिशा, वो लक्ष्य निर्धारण कर लिया आपने। उसके बाद क्या है ना, व्यवस्थित परिवर्तनम, यानी आप किस स्टेज में हैं, आप जिस स्टेज में हैं वहाँ से जो लक्ष्य है आपको उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या परिवर्तन अपने जीवन में करना चाहिए, उसका एक व्यवस्थित रूप से एक प्लान बनाना। ये हो गया व्यवस्थित परिवर्तनम, यानी
कि मैं ये काम करूँगी, फिर इस तरीके से पढ़ूँगी। ये जो प्लान बनाया वो हो गया व्यवस्थित परिवर्तनम, यानी आप दिशा को, अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीजीटी या पीजीटी संस्कृत को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे, कि संस्कृत शिक्षण का कितना टाइम, मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कितना टाइम दोगे, और जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सब के बारे में कैसे कितना टाइम दोगे। ये जो टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये हो गया आपका व्यवस्थित परिवर्तन, प्लान बनाना। उसके बाद क्रिया, यानी उसको कार्यकारी करना, जो व्यवस्था आपने किए उसको किस तरीके से अपने काम में लगा रहे हैं, वो हो गया क्रिया। आई बात समझ में? यानी जो भी कि मैंने 2 घंटा अपना मेन सब्जेक्ट जो भी 2-3 घंटा संस्कृत के लिए दूंगी, उसके बाद जो रीजनिंग है उसके लिए 1 घंटा दूंगी, करंट अफेयर्स के लिए आधा घंटा। तो ये जो ऐसे जो काम किया आपने वो हो गया क्रिया। आई बात समझ में? यह जो 3 बिंदु है, ये 3 बिंदुओं से ही हमारे जो उद्देश्य है ये पूरी होती है। अब तो आप सभी ने बीएड किए ही होंगे, जब टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बीएड किए ही होंगे। एक बहुत ही फेमस नाम सुने ही होंगे, और या फिर जो लोग अभी बीएड कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे होंगे, ब्लूम महोदय का नाम आप लोग सभी ने सुने ही होंगे। तो ये जो संस्कृत शिक्षण के बारे में ब्लूम महोदय ने 1956 में संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताए थे कि ये जो संस्कृत शिक्षण का जो उद्देश्य है उसका 3 पक्ष होता है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है मनोगत्यात्मक पक्ष। तो अब देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, यानी जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। तो ब्लूम महोदय का कहना है ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है ये 6 भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञानम, दूसरा है बोधः, तीसरा है प्रयोगः, फिर विश्लेषणम, संश्लेषणम और मूल्यांकनम। ये 6 भाग है ज्ञानात्मक पक्ष का। तो सबसे पहले देखते हैं ज्ञानम। ज्ञानम यानी आप सभी ने जानते हैं किसी भी विषय वस्तु के ऊपर ज्ञान होना, वो कहलाएगा ज्ञानम। फिर उसी वस्तु के ऊपर जब बच्चा समझता है वो हो जाता है बोध, क्योंकि वो उसके बोध में आ गया। जो भी ज्ञान उसने लिया उसको बोध हुआ। बोध होने के बाद ही जाके बच्चा प्रयोग कर सकेगा, क्योंकि एक बच्चा का सिर्फ हम बोल देने से वो एकदम से समझ के प्रयोग नहीं कर लेता, मतलब एकदम से प्रयोग नहीं करता है। सबसे पहले क्या करता है, उस चीज़ को वो ध्यान से सुनता है, उसके कान में जो चीज़ बार बार आता है तो वो फिर उस चीज़ को समझता है कि ये, जैसे कि ये हो गया, ये पुस्तक सिर्फ बोलने से, दिखाने से धीरे धीरे उसको ज्ञान होगा और फिर समझेगा कि ये पुस्तक है। फिर उसके बाद प्रयोग करेगा कि उस पुस्तक को उसको किस तरीके से प्रयोग करना है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। प्रयोग होने के बाद वो विश्लेषण करेगा कि मैं किस तरीके से इसका प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद जाके वो संश्लेषण करेगा कि मैंने पहले इस तरीके से इस पुस्तक का प्रयोग कर रहा था या कर रही थी, अब मैं इस तरीके से कर पा रही हूँ, इसका यूटिलाइज इस तरीके से भी मैं कर सकती हूँ, और इस मतलब ये जब ऐसे सिचुएशन में इस बुक का इस्तेमाल कर सकती हूँ, इस एग्ज़ाम के लिए ये बुक पढ़ सकती हूँ। ये जो सारा जो मतलब भेद है कि पहले मैं इसका यूज़ नहीं कर रही थी, नहीं पता था, लेकिन अब मैं इसका कर सकती हूँ। तो ये जो संश्लेषण किया इसको, मतलब पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा मैं कर सकती हूँ या फिर ऐसा कर रही हूँ। ये जो दोनों, मतलब पहला और अभी के बीच में जो फ़र्क दिख रहा है, ये हो गया संश्लेषणम। उसके बाद जाके वो मूल्यांकन होता है। उसके बाद मूल्यांकन करता है कि मैं कितना अपने ये जो इस विषय का जो भी मेरे को ज्ञान हुआ, तो इसका मैं मूल्यांकन इसके बारे में मैं कितना मूल्यांकन अपने आप को कर सकती हूँ। आई बात समझ में? तो ये था दोस्तों, ये जो पुस्तक, ये एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आप किसी भी चीज़ को आप लेके समझ सकते हैं, मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए मैं पुस्तक का उदाहरण ली थी। उसके बाद है भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन। इसमें भी ब्लूम महोदय का कहना है कि इसमें भी 6 भाग हैं, जो कि ग्रहणम, अनुक्रिया, संतोषः, अनुमूलनम, चिंतनम, व्यवस्था। तो सबसे पहले ग्रहणम यानी जैसे कि सपोज विद्यालय में कोई कंपटीशन होने का है, जब हम जाके बच्चों को बोलेंगे कि स्कूल में एक कंपटीशन होगा, तो ये बात सुन के कंपटीशन होगा, ये बात सुनते साथ ही बच्चों में थोड़ा एक एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा और ये चीज़ को खुशी खुशी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे।
उसके बाद अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब जैसे वो लोग तो ग्रहण कर लिए कि हाँ कंपटीशन होगा, फिर जाके जब हम बोले कि कौन सा कंपटीशन, ना क्विज होगा या फिर डिबेट होगा, ये बात सुनते साथ ही उनके मन में अनुक्रिया होगा कि उनको और अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचे थे कि सपोज क्लास में बच्चे अधिकतर क्या खेल कूद में पसंद करते हैं, तो वो सोचे थे कि कोई गेम कंपटीशन होगा, कोई स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ होगा, लेकिन जब क्विज या डिबेट का नाम सुन लिए तो उन्होंने थोड़ा अनुक्रिया दिखाए। उसके बाद संतोषः, फिर उसके बाद बच्चों के मन में थोड़ा संतोष होता है। संतोष मतलब थोड़ा अच्छा लगता है जब वो सुनते हैं कि हाँ कि क्विज डिबेट ऐसा तो कंपटीशन होगा, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं, जो अच्छा करेगा उसके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। ये सुनते साथ ही थोड़ा उनके मन में संतोष होगा, खुश होंगे बच्चे। उसके बाद अनुमूलनम, यानी जो भी शिक्षक हैं वो क्या करेंगे ना, मूल्यांकन के साथ व्यवहार में स्थिरता लाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि जो बच्चा एकदम अच्छा किया उसको फर्स्ट हो गया और जो बच्चा कुछ मतलब प्राइज़ नहीं लिया तो उसको एकदम तुच्छ रूप से दिखेंगे, ऐसा नहीं। एक मतलब संतुलित रूप से कैसे उस चीज़ को वो मैनेज करेंगे, अपने व्यवहार में स्थिरता के साथ उस चीज़ को वो मैनेज करेंगे कि हाँ नहीं सारे बच्चे तो अच्छा ही किए थे, लेकिन उनमें से भी हम थोड़ा बहुत वो किए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए, थोड़ा और अच्छा करें, मतलब थोड़ा और कोशिश करेंगे तो इनसे भी और बेहतर होगा। ऐसे करके जो भी है, जो भी उनका व्यवहार है, व्यवहार में स्थिरता लाएंगे। उसके बाद चिंतनम, चिंता करेंगे कि क्या मतलब सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, और उसी चिंतन के साथ ही वो थोड़ा सजेशन देंगे, सजेशन के साथ ही व्यवस्था के रूप से कार्य को संपादित करेंगे। ये हो गया भावात्मक पक्ष। उसके बाद मनोगत्यात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन। इसमें दोस्तों अधिकतर मतलब मानसिक क्रियाओं के ऊपर बल दिया जाता है। ब्लूम महोदय के अनुसार ये भी 6 भागों में है, जो कि उद्दीपनम, कार्यकरणम, नियंत्रणम, समायोजनम, स्वाभाविकरणम और स्वभावः, ये 6 हैं। और 2 जो भी महोदय है जो कि सिम्पसन और किल्वर, इनके अनुसार लेकिन 5 भागों में मनोगत्यात्मक पक्षों को बांटा गया है, जो कि प्रत्यक्षकरणम, व्यवस्था, निर्देशात्मक क्रिया, कार्य प्रणाली, जटिल प्रत्यक्षानुक्रिया, ये 5 है इनके कहने के अनुसार। तो दोस्तों ये था हमारे सामान्य उद्देश्य, यानी सामान्य उद्देश्य तो बोलते हैं लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत शिक्षण का यही उद्देश्य है। इनमें से अगर मन में आता है आप लोगों का कि इनमें से प्रश्न कैसे आता है, इसमें से मुख्य रूप से दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे कि ज्ञानात्मक, ब्लूम महोदय के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष में कितने भागों में है, जो 6 भाग है वो कौन कौन से है, या फिर ऐसा दे देगा कि इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आता है ब्लूम महोदय के अनुसार, या फिर इनमें से कौन सा मनोगत्यात्मक पक्ष नहीं है ब्लूम महोदय के अनुसार, या फिर ब्लूम महोदय के अनुसार मनोगत्यात्मक पक्ष कितने हैं, किल्वर महोदय के अनुसार मनोगत्यात्मक पक्ष कितने हैं, या फिर ऐसे दे देगा प्रश्न कि निम्नलिखितेषु कः मनोगत्यात्मक पक्षः नास्ति। इस प्रकार ऐसा ऑप्शन दे देगा, 4 टोक दे देगा जो कि मनोगत्यात्मक पक्ष का ही होगा, और एक जो है किसी भावात्मक पक्ष से या फिर ज्ञानात्मक पक्ष से दे देगा प्रश्न, उनमें से अलग करना है। तो इस प्रकार से ही इनमें से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और एक छोटा सा लाइक देना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।